बहुत परेशान थी, करूं तो क्या करूं। एक तरफ भूख से रोता हुआ मेरा मासूम बच्चा था, तो दूसरी तरफ भाभी और भाई थे। अब अगर मैं उनके पास गई तो उनसे मदद मांगी तो वो मुझे बातें सुनाएंगे, बिला वजह जलील करके रख देंगे मुझे। करूं तो क्या करूं। कितनी देर तक मैं अपने रोते हुए बच्चों को संभालने की कोशिश करती रही, और फिर वो रोते रोते वो भूखा ही सो गया। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और जैसे ही लिटाकर पीछे हटी तो तभी भाभी की कड़कदार आवाज सुनाई दी थी। अरे तुम क्या अपने कमरे में ही बैठ गई हो? क्या तुम्हें खबर नहीं है कि शाम होने वाली है? खाना बनाओ, तुम्हारे भैया को मगरिब के बाद खाना खाने की आदत है। अगर खाने में देर हो गई तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। जब से तुम्हारे जिम्मे शाम का खाना लगाया है, अक्सर ही खाना लेट हो जाता है और तुम्हारे भाई मुझ पर गुस्सा करते हैं, मगर तुम्हें तो किसी बात का एहसास तक नहीं है। भाभी की आवाज सुनकर मैं जल्दी से कमरे से निकल कर आ गई कि कहीं मेरी बेटी की आंख न खुल जाए। भाभी फिक्र मत करें, मैं जल्दी जल्दी सब कुछ कर लूंगी। और फिर मैंने जल्दी जल्दी हाथ पैर चला कर खाना बना लिया था, और साथ साथ मैंने किचन भी साफ कर दिया था, क्योंकि भाभी को किचन में फैली हुई अबतरी अच्छी नहीं लगती थी। मगर तभी अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनकर मैं एकदम से बौखला गई। अब तो वो पहले से भी ज्यादा जोरों शोर से रो रही थी। भाई और भाभी दोनों खाना खा रहे थे। गुस्से में कहने लगे कि एक तो तुम्हारी बेटी वक्त बेवक्त रोती रहती है, इसको चुप करवाओ। सुबह का भूखा अब जाकर खाना खा रहा हो, मगर सुकून से एक लुकमा भी इस घर में नसीब नहीं होता। मैं जल्दी से कमरे में आकर बेटी को बहलाने लगी, मगर वो कहाँ चुप होने का नाम ले रही थी। वो कब की भूखी थी, अब इसके भूख बर्दाश्त करना जैसे नामुमकिन हो गया था। नाचार होकर मैं भाभी के पास गई। भाभी, दूध के पैसे दे दें, मेरी बेटी कब से भूखी रोए जा रही है। आप मुझे थोड़े से पैसे दे दें, मैं जल्दी से उसके लिए करीबी दुकान से दूध लेकर आ जाती हूँ। मेरी बात पर भाभी ने अब्रू उचकाकर मुझे देखा और फिर भाई की तरफ देखते हुए कहने लगी कि मैं इसलिए कहती थी ना कि आप अपनी बहन को इस घर में रहने की इजाजत मत दें, और अगर इसे अपने घर में रखा है तो इसे काम भी करवाएं। लोगों के घरों में अगर काम कर लेगी तो अपना और अपनी बेटी का पेट पाल लेगी। हम पर बोझ तो नहीं बनेगी। हम पर पहले ही बहुत जिम्मेदारियां हैं, अपने बच्चों की भी सब जरूरतें होती हैं। अगर हम इसका और इसकी बेटी के भी चौंचले उठाते रहे तो अपने बच्चों की तो सारी जरूरियात ही पसे पुश डालनी पड़ेंगी। भाई भी मुझे घूरते हुए देख रहे थे। एक तो तुम बहुत ज्यादा फजूल खर्ची करती हो, नहीं है हमारे पास पैसे, जो दूध मैं कल लेकर आया था वही बच्चे को पिलाओ। अब बार बार मैं तुम्हारी फरमाइशें पूरी नहीं कर सकता। इतना बोलकर फिर से खाना खाने लगे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। भाई घर में जो भी फ्रूट या दूध वगैरह लेकर आते थे, उस पर भाभी का ही कब्जा होता था। वो अपने कब्जे में हर चीज करके मुझे मेरी बेटी के लिए थोड़ा सा हिस्सा निकाल कर दिया करती थी। ऐसे में इनका रवैया इतना बुरा होता कि सब लेते हुए मुझे शर्म भी आती, मगर अपनी बेटी की वजह से मैं मजबूर थी। जी चाहता था कि किसी के घर में काम करके गुजारा कर लूं, मगर ऐसे में भाई की गैरत जाग जाती थी। इन्हें मेरे साथ नारवा सलूक नजर नहीं आता था, बल्कि मेरी खामोशी भी गोया किसी ताने की तरह लगती थी। शायद ये सब कुछ मेरा ही कसूर था, मेरी गलती थी। यह सब मेरा मुकाफात अमल था। काश अगर मैं इनकी इज्जत दाव पर ना लगाती तो शायद आज ये सब ना होता। मेरी भी सब लोग कदर करने वाले होते, मगर अब क्या हो सकता था। बीता वक्त तो वापस नहीं आ सकता था। भाई और भाभी के दो टोक इनकार और इनके लहजे की तलखी ने मेरे वजूद को किरचे किरचे कर दिया था। मैं बोझल कदमों से अपने अंधेरे कमरे में वापस आ गई, जहां मेरी मासूम बेटियां भूख की शिद्दत से दोबारा बिलक रही थी। इसकी हिचकियां मेरे कलेजों को चीर रही थीं। कमरे की दीवारें मुझे काटने को दौड़ रही थीं। एक तरफ ममता की तड़प थी और दूसरी तरफ वो बेबसी जिसका जहर मैं घोंट घोंट पी रही थी। मैंने सोचा कि अगर मैंने आज कुछ ना किया तो शायद मेरी बेटी भूख से निढाल होकर दम तोड़ देगी। इस घर में जहां मेरा अपना खून बसता था, वहां मेरे लिए रहम का एक कतरा भी न था। मायूसी के इस घुप अंधेरे में मुझे अपनी एक पुरानी दोस्त सहर का ख्याल आया। सहर और मैं स्कूल के जमाने के साथ थे। अगरचे जिंदगी के थपेड़ों ने हमें दूर कर दिया था, मगर इस वक्त में वही मेरी आखिरी उम्मीद थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों से बहते आंसू मोबाइल की स्क्रीन को धुंधला रहे थे। मैंने कपकपाते हाथों से उसे मैसेज टाइप किया, सहर मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, अल्लाह के लिए मेरी मदद करो। मेरी बेटी भूख से तड़प रही है और मेरे पास दूध लेने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। भाई और भाभी ने साफ इनकार कर दिया है पैसे देने से। मुझे कुछ पैसे भी दो, मैं जैसे ही मुमकिन हुआ तुम्हें लौटा दूंगी। मुझ पर एहसान करो, मेरी बच्ची का दूध खत्म हो चुका है, वो मर जाएगी। मैसेज भेजने के बाद मैंने मोबाइल सीने से लगा लिया और मौजज़े का इंतजार करने लगी। दिल की धड़कनें मेरी इतनी तेज थीं कि मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थीं। चंद ही मिनट गुजरे थे कि मोबाइल की घंटी बजी।
میں نے سوچا سحر کا فون ہے، مگر جیسے ہی میں نے کال وصول کی، دوسری طرف سے سحر کے بجائے ایک بھاری اور کرخت مردانہ آواز سنائی دی۔ میرے تو جیسے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ آواز کسی اجنبی کی تھی جس میں ایک عجیب سا تحکم اور پر اسراریت تھی۔ اس شخص نے بغیر کسی تمہید کے کہا، تمہاری پریشانی کا حل میرے پاس ہے۔ اگر تمہیں واقعی اپنی بیٹی کی فکر ہے اور پیسے چاہیے تو ابھی اسی وقت گھر سے باہر آ جاؤ۔ میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میرے بدن میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، آپ کون ہیں؟ سحر کہاں ہے؟ مگر اس نے جواب دینے کے بجائے صرف اتنا کہا، باہر آؤ گی تو سب جان جاؤ گی۔ وقت ضائع نہ کرو، اور فون کٹ گیا۔ میں گمسم کھڑی رہ گئی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ مردانہ آواز کس کی تھی اور اسے میرا حال کیسے معلوم ہوا؟ مگر بچی کا رونا اب چیخوں میں بدل چکا تھا۔ ممتا خوف پر غالب آ گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید سحر نے کسی کو بھیجا ہو، یا شاید یہ میری آزمائش کا کوئی نیا راستہ ہو۔ میں نے چادر اوڑھی، روتے ہوئے بچوں کو گود میں لیا اور دبے پاؤں کچن اور سین سے ہوتے ہوئے سیدھا دروازے کی طرف بڑھی۔ میرے ذہن میں بھائی اور بھابھی کا خوف بھی تھا، لیکن بچی کی تڑپ نے مجھے نڈر بنا دیا تھا۔ جیسے ہی میں نے گھر کا بڑا گیٹ کھولا اور باہر قدم رکھا، میرے سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ گلی میں جہاں عام طور پر سناٹا ہوتا تھا، وہاں 3-4 بڑی اور چمکتی ہوئی کالی گاڑیاں قطار میں کھڑی تھیں۔ ان گاڑیوں کے ہیڈ لائٹس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ میری آنکھیں چندیا گئیں۔ وہ کوئی معمولی گاڑیاں نہیں تھیں، بلکہ شان و شوکت کا عکاس تھی۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں نے سوچا کہ میں کس چکر میں پھنس گئی ہوں۔ میں پیچھے مڑنے ہی والی تھی کہ اچانک میرے گھر کا دروازہ دوبارہ کھلا اور میرے بھائی غصے میں تل ملاتے ہوئے باہر نکل آئے۔ شاید انہوں نے مجھے باہر نکلتے دیکھ لیا تھا۔ وہ کسی اور کام سے باہر آئے تھے، مگر مجھے اس حال میں باہر دیکھ کر ان کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ تم یہاں اس وقت باہر کیا کر رہی ہو؟ وہ دھاڑے۔ ان کی آواز میں وہی پرانی نفرت اور حقارت تھی، لیکن ان کی نظریں جب سامنے کھڑی ان پر تعیش گاڑیوں پر پڑی تو وہ بھی ٹھٹھا کر رہ گئے۔ اسی لمحے سب سے پہلی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا۔ ایک لمبا چوڑا باوقار مگر ہیبت ناک شخص گاڑی سے باہر نکلا۔ اس نے سیاہ سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کی شخصیت ایک عجیب سا رعب ٹپک رہا تھا۔ جیسے اس کی نظر مجھ پر پڑی اور میری نظر اس کے چہرے پر، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ یہ تو وہ تھا جسے میں برسوں پہلے اپنی زندگی سے نکال چکی تھی، یا یوں کہوں کہ جس کی وجہ سے میری زندگی اجیرن ہوئی تھی۔ اسے یہاں دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی۔ خوف اور حیرت کے میرے حلق سے آوازیں نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ بھائی کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور پھر اچانک ان کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھی۔ وہ غصہ جو مجھ پر تھا اب ایک نامعلوم خوف اور دشمنی میں بدل گیا تھا۔ بھائی نے اس شخص کو دیکھا اور پھر میری طرف۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی، جیسے وہ کچھ ایسا دیکھ رہے ہوں جس کا انہوں نے خواب میں بھی گمان نہ کیا ہو۔ بھائی کی آنکھوں میں ایک دوسرے سے خون اترا تھا۔ وہ غصے، حیرت اور شاید کسی پرانے صدمے کی لپیٹ میں تھے۔ فضا میں ایک ایسی سنگین خاموشی چھا گئی تھی کہ ہوا کا گزرنا بھی محال لگ رہا تھا۔ بھائی کی نظریں اس شخص کے چہرے پر جمی تھیں اور اس شخص کی نظریں مجھ پر اور میری گود میں موجود اس معصوم بچی پر جو اب سہم کر خاموش ہو چکی تھی۔ ہم تینوں ایک ایسی تکون میں پھنس چکے تھے جہاں ہر راستہ تباہی کی طرف جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ بھائی نے ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھا۔ ان کے لبوں پر کچھ الفاظ آئے مگر وہ ادھورے ہی رہ گئے۔ اس شخص کا چہرہ دیکھتے ہی وقت جیسے تھم گیا تھا۔ باہر کھڑی ان عالیشان گاڑیوں کے ہیڈ لائٹس کی چپتی ہوئی روشنی میں میں اس کے عکس کو نہیں بلکہ اپنے جلے ہوئے ماضی کو دیکھ رہی تھی۔ میرے ذہن کے پردے پر یادوں کی ایک فلم چلنے لگی۔ میں موجودہ تلخیوں سے کٹ کر ماضی کے ان دنوں میں پہنچ گئی جب زندگی اتنی بوجھل نہیں تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میں اپنے ابو کی کتنی لاڈلی تھی۔ گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کے ناطے میری ہر ضد پوری کی جاتی تھی۔ جب میں نے میٹرک اور کالج مکمل کیا تو میری خواہش تھی کہ میں یونیورسٹی جاؤں۔ بھائی شروع ہی سے قدامت پسند تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے میں گھر سے قدم باہر نکالوں۔ وہ اکثر ابو سے کہتے، ابو اسے گھر بٹھائیں، پرائی بیٹی ہے، کل کو کسی کے گھر جانا ہے، اسے پڑھا لکھا کر کیا کرنا ہے آپ نے۔ مگر ابو میری آنکھوں میں خواب دیکھتے تھے۔ انہوں نے بھائی کی شدید مخالفت کے باوجود میرا داخلہ شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں کروا دیا تھا۔ امی بھی مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھی مگر وہ بھائی کے غصے سے ڈرتی تھی۔ یونیورسٹی کے وہ ابتدائی دن کسی خواب جیسے تھے۔ میں اپنی دنیا میں مگن تھی، لیکن بھائی کی نظریں ہمیشہ مجھ پر شک کی بنیاد پر جمی رہتی تھی۔ وہ اکثر مجھے یونیورسٹی چھوڑنے جاتے تو ان کی آنکھوں میں ہزاروں سوال ہوتے تھے۔ یونیورسٹی میں میری ملاقات رمیز سے ہوئی تھی۔ وہ ایک نہایت امیر اور با اثر خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ وہ شروع سے ہی میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ وہ مجھے مہنگے طوائف دینا چاہتا تھا، مجھ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا، مگر مجھے اس کی دولت کی نمائش اور اس کا انداز بالکل پسند نہ تھا۔ میری توجہ میں اپنی ہی کلاس کے ایک دوسرے لڑکے کی طرف تھی
जो सादा सा था और मुझे लगता था कि वो मेरा जीवन साथी बनने के लायक है। जब मैंने घर में अपनी इस पसंद का जिक्र किया तो जैसे कयामत आ गई। भाई आपे से बाहर हो गए। उन्होंने साफ कह दिया, अगर तुमने अपनी पसंद से शादी की तो याद रखना तुम्हारा इस घर से और मुझसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैं मर जाऊंगा मगर तुम्हारी इस बेगैरती को कबूल नहीं करूंगा। अब्बू और अम्मी भी खामोश थे। उनके चेहरों पर भी मेरी पसंद के फैसले पर अफसोस था, मगर मैंने किसी की परवाह नहीं की। मैं मोहब्बत के इल्जाम में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे अपनों की नाराजगी की फिक्र न रही। मैंने जिद करके अपनी पसंद से शादी कर ली। शादी के कुछ अरसे बाद ही हालात बदलने लगे। मेरे वालिदैन जो मेरा अकलौता सहारा थे, सदमे और बुढ़ापे की वजह से एक एक करके मुझे तना छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके जाने के बाद मेरी जिंदगी में अंधेरा छा गया। मेरा शौहर, जिसके लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगाया था, आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। उसके दिल में शक के बीज बोने वाला कोई और नहीं बल्कि वही रमीज था जिसे मैंने ठुकरा दिया था। मेरा शौहर मुझे ताने देता और कहता, तुम तो उस अमीर लड़के को पसंद करती थी, तुमने मुझसे क्यों शादी की। वो मुझ पर बेबुनियाद इल्जामात लगाता, मुझे ज़हनी और जिस्मानी असियत देता। मेरी एक छोटी सी बेटी पैदा हुई। मैंने सोचा शायद अब हालात बदल जाएंगे, मगर शक का कैंसर सब कुछ चाट गया। एक दिन उसने मुझे तलाक दे दी और धक्के देकर घर से निकाल दिया। सदमे इतने ज्यादा थे कि मैं कहीं की ना रही। जब मैं टूटकर भाई के घर आई तो भाभी के तंचे जुमलों और भाई की नफरत अमेज नजरों ने मेरा इस्तकबाल किया। वो मुझे अक्सर कहते, यही दिन देखने के लिए तुमने हमारी इज्जत नीलाम की थी, अब यहाँ बोझ बनकर पड़ी रहो। आज जब मैंने शहर को मैसेज करना चाहा तो परेशानी और आंसुओं की वजह से मेरा हाथ लरस गया और वो मैसेज शहर की बजाय रमीज के पुराने नंबर पर चला गया, जो मेरी कांटेक्ट लिस्ट में कहीं दब गया था। रमीज, जो बरसों से शायद इसी लम्हे के इंतजार में था, फौरन हरकत में आ गया। उसने कॉल की तो मैं डर गई, मगर जब वो सामने आया तो उसने मुझे अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाया। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने कभी तुम्हारे शौहर को तुम्हारे खिलाफ नहीं भड़काया था। मैंने तुम्हें हमेशा चाहा था, मगर तुम्हारी खुशी की खातिर पीछे हट गया था। तुम्हारी तलाक में मेरा कोई हाथ नहीं था। उसने मुझे अपनी मोहब्बत और सच्चाई का यकीन दिलाया। वो पहले से भी ज्यादा बाअसर लग रहा था। मेरी बेबसी और बेटी की तड़प ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उस पर यकीन कर लूं। भाई, जो मुझे देखकर आग बगोला हो रहे थे, जब उन्हें पता चला कि ये वही रमीज है जो इतना अमीर है और अब मुझसे निकाह करना चाहता है, तो उनका रवैया अजीब सा हो गया। वह भी मुझसे नाराज थे, मगर शायद मेरी जिम्मेदारी से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने सादगी से मेरा निकाह रमीज से करवा दिया। उन्होंने हकारत से मुझसे कहा, इसे अपने साथ ले जाओ, आज के बाद इस घर का रुख मत करना। शादी के फौरन बाद जब मैं रमीज के साथ उसकी आलीशान गाड़ी में बैठी तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। वो इंसान जिसे मैंने बरसों पहले ठुकराया था, जिसे मैं अपनी बर्बादी का जिम्मेदार समझती थी, वो इतना बुरा नहीं था जितना मैंने उसे समझ लिया था। उसके लहजे में अब वो पुरानी शौकी नहीं बल्कि एक गहरा ठहराव और संजीदगी थी। वो बिल्कुल बदल गया था। उसने मेरी बेटी को जिस तरह अपनी गोद में लिया, उस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि शायद कुदरत मुझे एक और मौका दे रही है। लेकिन अब जब मैं उसके सामने खड़ी थी और भाई की आंखों में वो खून उतरा हुआ देख रही थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये अंजाम की शुरुआत है या किसी नई मुसीबत का आगाज। भाई की नजरें रमीज पर जमी थी, जैसे वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहे हो, ये शायद कोई पुराना बदला उनके जहन में गर्दिश कर रहा हो। हम सब एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे। खामोशी इतनी गहरी थी कि दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। भाई का गुस्सा और रमीज का ये अचानक जाहिर होना मेरे लिए एक ऐसा मामा बन गया था जिसका हाल फिलहाल मेरे पास नहीं था। भाई और रमीज के दरमियान छाई वो हैबतनाक खामोशी बेलाखिर टूट गई। फैजा में तनाव इतना ज्यादा था कि लगता था जरा सी जंबिश भी किसी बड़े धमाके का सबब बन जाएगी। भाई की आंखें जो गुस्से और हैरत से पहले ही सुर्ख थीं, अब रमीज के पुरसकून और बावकार चेहरे पर गड़ी हुई थी। भाई ने एक कदम आगे बढ़ाया। उनकी मुट्ठियां भींची हुई थीं और आवाज में एक लर्जा था जो गुस्से से ज्यादा सदमे की अलामत था। तुम हो वो। भाई के हलक से निकलने वाले ये अल्फाज जैसे कि पुरानी दुश्मनी के राख उड़ेद रहे थे। तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? क्या तमाशा लगा रखा है ये गाड़ियों का और इस औरत का? उन्होंने मेरी तरफ एक नफरत भरा इशारा किया। रमीज ने बड़ी संजीदगी और तहम्मुल से भाई की तरफ देखा। उसके चेहरे पर ना तो कोई खौफ था और ना ही वो पुरानी शौकी जो यूनिवर्सिटी के दिनों में हुआ करती थी। उसने धीमे मगर दबंग लहजे में जवाब दिया, मैं यहाँ तमाशा करने नहीं आया सरफराज साहब, मैं यहाँ अपनी बीवी और अपनी बेटी को लेने आया हूँ। वो रिश्ता जो आपकी नजर में शायद बोझ है, वो मेरे लिए मेरी पूरी कायनात है। भाई का रंग गुस्से से मजीद काला पड़ गया। बीवी? कैसी बीवी? तुमने तो इसकी जिंदगी बर्बाद की थी। तुम्हारी वजह से इसने हमारी मर्जी के खिलाफ शादी की।
तुम्हारी वजह से इसका घर उजड़ा और अब तुम किस मुंह से इसे अपनी बीवी कह रहे हो। भाई की आवाज अब गली के सन्नाटे को चीर रही थी। रमीद ने एक ठंडी आह भरी और मेरी बेटी की तरफ देखा जो अब उसके बाजुओं में सुकून से सर टिकाए सो रही थी। सरफराज साहब, सच हमेशा वो नहीं होता जो दिखाई देता है। इसकी जिंदगी मैंने नहीं बल्कि इसके साबका शौहर के शक और आपकी बेहिसी ने बर्बाद की थी। मैंने इसे हमेशा चाहा था और आज जब खुदा ने मुझे मौका दिया है कि मैं इसकी और इसकी बच्ची की हिफाजत कर सकूं तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आपने इसका निकाह मेरे साथ पढ़वा दिया है, अब कानूनी और शरई तौर पर यह मेरी जिम्मेदारी है। भाभी भी अब तक दरवाजे पर आ चुकी थी। उनके चेहरे पर हसद और हैरत की मिली जुली कैफियत थी। वो काली चमकती गाड़ियां देखकर शायद अपनी औकात भूल गई थी। उन्होंने भाई के कान में कुछ फुस फिसाया। शायद वो इन गाड़ियों और रमीज की दौलत से मरऊब हो रही थी या फिर भाई को इस बात पर बरकरार रही थी कि मैंने ही इसे यहाँ पर बुलाया है। भाई का गुस्सा भी कम नहीं हुआ था। ले जाओ इसे, भाई ने अचानक धाड़ कर कहा। ले जाओ इस मनहूस को यहाँ से, हमें ना इसकी जरूरत है और ना तुम्हारे इस दिखावे की। लेकिन याद रखना, अब इस बार इसके साथ कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई के आंखों में अब भी वो खून उतरा हुआ वाला मंत्र बाकी था, मगर उनके लहजे में एक अजीब सी शिकस्त खुर्द गई थी। वो अपनी बहन की तकलीफ से ज्यादा अपनी अना के टूटने पर परेशान थे। रमीद ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने निहायत एहतराम से मुझे गाड़ी का दरवाजा खोलने का इशारा किया। मैं जो अब तक एक बुत की तरह खड़ी ये सब देख रही थी, बोझल कदमों से गाड़ी की तरफ बढ़ी। जब मैं गाड़ी में बैठी तो मैंने आखिरी बार अपने भाई के घर की तरफ देखा। वो घर जो कभी मेरा मान था, मेरा फख्र था, मेरी इज्जत था, आज मेरे लिए किसी कैद खाने से कम न था। गाड़ी जैसे ही रवाना हुई, रमीद ने मेरा हाथ थामा। उसका हाथ गर्म और मजबूत था, जिसने मुझे तहफ्फुज़ का वो एहसास दिलाया जो बरसों से मफकूद था। परेशान मत हो, उसने नरमी से कहा। अब तुम महफूज हो। यहाँ तुम्हारी बेटी को अब भूखा नहीं सोना पड़ेगा और तुम्हें अब किसी की झिड़कियाँ नहीं सुननी पड़ेंगी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। शहर की रोशनी तेजी से पीछे छूट रही थी। मेरा माजी, मेरी महरूमियाँ और भाई की वो सुर्ख आंखें अब एक धुंधला सा ख्वाब बनती जा रही थी। मगर मेरे दिल में एक सवाल अब भी सर उठा रहा था, क्या रमीज वाकई बदल गया है? क्या ये शाहाना जिंदगी मेरी उन तमाम तकलीफों का मदावा बन सकेगी जो मैंने सही है? गाड़ी अब एक बहुत बड़े महल नुमा घर के सामने रोक रही थी। ये रमीज का घर था। वहां का माहौल भाई के तंगो तारी घर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। हर तरह मुलाजमीन मुस्तैद खड़े थे। रमीज ने बच्ची को खुद अपनी गोद में लिया और मुझे साथ लेकर अंदर दाखिल हुआ। अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहाँ हर चीज़ मेरी पसंद के मुताबिक सजी हुई थी, जैसे रमीज ने बरसों से इस दिन की तैयारी कर रखी हो। उसने मुझे एक कमरे में ले जाकर कहा, ये तुम्हारा और बच्ची का कमरा है। यहाँ वो हर चीज़ मौजूद है जिसकी तुमने कभी ख्वाहिश की थी। मैंने बेटी को बेड पर लिटाया और फिर रमीज की तरफ मुड़ी। रमीज, ये सब मेरे लिए ख्वाब जैसा है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुमने सहर के फ़ोन पर मुझे जवाब क्यों दिया? रमीज मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें दुख और सच्चाई दोनों थे। सहर मेरी कज़न है, उसने इंकशाफ किया। मैंने उसे कहा था कि वो तुम्हारे साथ राब्ते में रहे ताकि मैं दूर रहकर भी तुम्हारी खबर रख सकूं। मुझे मालूम था कि मुझसे ज़्यादा तुम्हारे साथ कोई मोहब्बत नहीं कर सकता और तलाक के बाद तुम्हारे घर वाले तुम्हें किस हाल में रखेंगे। मैं बस सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। यह सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। तो क्या मेरा सहर को मैसेज करना कोई इत्तफाक नहीं था? क्या ये सब कुछ पहले से तयशुदा था? मैंने रमीज के चेहरे को गौर से देखा। वहां मुझे वो इंसान नजर नहीं आ रहा था जिसने खामोशी से बरसों मेरी हिफाजत की थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू गम के नहीं बल्कि इस सुकून के थे जो एक तवील सफर के बाद मंजिल मिलने पर मिलता है। भाई का वो गुस्सा, वो सुरखा के अब मुझे खौफजदा नहीं कर रही थी। मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी तकदीर हमें वहां ले जाती है जहां हम कभी जाना नहीं चाहते थे, ताकि हमें वो मिल सके जिसके हम असल में हकदार हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। ऐसी सबको स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शौकत वाइज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।